नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग आपके लिए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर लेके आते हैं। तो इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में आपके कमेंटों से हमें बार बार भी पता चलता है कि आप हमारे इस प्रयास से खुश हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब तक हम लोग दृष्टि, ध्येय और विजन IAS संस्थान के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज कल से हम लोगों ने संस्कृति IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर करना प्रारंभ किए थे। तो संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 2 जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सामान्य अध्ययन का पेपर संख्या प्रथम है, ठीक। तो हम लोग ज़रा देखते हैं संस्कृति IAS संस्थान का पेपर। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अवकेंद्र से ऊर्जा विमुक्ति के दौरान धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। 2, अनुप्रस्थ तरंगों से धात्विक क्रोड की तरल प्रकृति का पता चलता है। 3, प्राथमिक तरंगें केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। अब यहाँ पर बात करें, क्या बात कर रहे हैं? अवकेंद्र से ऊर्जा विमुक्ति के दौरान धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो यदि हम बात करें कि यहाँ पर जो भी तरंग उत्पन्न हो रही है जिसे हम सिस्मोग्राफ में देखते हैं वो 2 प्रकार की होती है। और ये जो तरंग होती है वो आपकी भूकंपीय तरंगों के तौर पर आती है। किसकी? भूकंपीय तरंगों पर 2 प्रकार की हो जाएगी। एक आपकी क्या होगी? एक आपकी धरातलीय तरंग हो जाएगी और एक आपकी भूगार्विक हो जाएगी, भूगार्विक, ठीक है। और एक आपकी धरातलीय। अब जो आपकी धरातलीय तरंग है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऊर्जा विमुक्त। जबकि धरातलीय तरंग जो सतह पर उत्पन्न हो रही है वो ऊर्जा विमुक्त से ऊपर नहीं होती है, जबकि भूगार्विक तरंगों की गति ऊर्जा विमुक्ति के कारण होती है। बात समझने यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं हम लोग। अनुप्रस्थ तरंगों में धात्विक क्रूड की तरल प्रकृति का पता चलता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, P और S और L। प्राइमरी तरंग आपकी ऐसी होती है जो तीनों माध्यमों में चल सकती है। तीनों बेसिकली आपके ठोस और द्रव की यहाँ पे बात करेंगे। ये आपकी लिक्विड में सेकेंडरी तरंग नहीं चलती है। अब यहाँ पे अगर हम लव तरंगे की बात करेंगे मित्रों, तो लव तरंग जो है वो आपकी कहाँ पे चलेगी? वो धरातल पर उत्पन्न होती है। यानी प्राइमरी यानी P जो तरंग है वो दोनों माध्यमों में चलेगी। S जो तरंग है वो केवल एक यानी ठोस माध्यम में चलेगी। और L तरंग जो है वो सतह पर उत्पन्न होगी। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अनुप्रस्थ तरंगों से धात्विक क्रोड के तरल प्रकृति का पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है। ये दोनों आपकी जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं और चूंकि तरल से होकर S नहीं गुजर रही है तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो पृथ्वी का क्रोड है वो कैसा है? वो लिक्विड फॉर्म में है। तो यानी जो ये दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाएगा। तीसरे पे आ जाइए। प्राथमिक तरंगें केवल ठोस माध्यम, ये बिल्कुल गलत है। सॉलिड यानी सेकेंडरी तरंगें सॉलिड, इस हिसाब से आप याद कर लीजिए, ये केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। प्राइमरी या प्राथमिक तरंगें दोनों माध्यमों में चल जाएंगी। यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ये आप आधे अधूरे ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आप ये समझिए कि भूकंपीय या अर्थक्वेक से उत्पन्न होने पर कितना बेहतरीन ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें एक सही है और 2 गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हमारा जो है वो मित्रों सही हो जाएगा। ठीक है, समझिए। कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर करिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 इसे समझते हैं मित्रों हम लोग। क्या कह रहा है 2? इसे देखें ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के केंद्र के निकट अत्यधिक तापमान के बावजूद चट्टानें ठोस अवस्था में रहती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊपरी सैलों संस्तरों के भार के कारण गहराई के साथ अत्यधिक दबाव रहता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? समझिए और आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए।
क्या कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र के निकट अत्यधिक तापमान के बावजूद चट्टानें ठोस अवस्था में रहती हैं। बिल्कुल, जो कुछ चट्टानें जो हैं हमारी, जो पृथ्वी की सेलों के फॉर्म में रहती हैं, आग्नेय सेलों के फॉर्म में रहती हैं, वो केंद्र पर क्या हैं, वो केंद्र में अत्यधिक टेम्परेचर होने के बावजूद भी ठोस अवस्था में, ये इस बात में कतई शक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, आंतरिक भाग की ऊपरी सेल संस्तरों के भार के कारण गहराई के साथ अत्यधिक दबाव रहता है, इसी कारण ये चीज़ें किस में रहेंगी, ये सॉलिड अवस्था में रहेंगी। यानी जो दो है वो एक की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। बात समझना ध्यान से, एक की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए स्टेटमेंटों पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, ये इसकी व्याख्या कर रहा है, यानी ये आपका आंसर सही जो है हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, थर्ड पर, सॉरी, क्या कह रहा है थर्ड, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेनाइट एक बहिर्वेधी आग्नेय सेल है, ठीक है। 2, बलुआ पत्थर जीवाश्म रहित होते हैं। 3, दक्कन पठार का निर्माण द्रवित लावा के तेजी से ठंडा होने से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कौन सा कथन, कितने कथन सही हैं। तो क्या कह रहा है, ग्रेनाइट एक बहिर्वेदी आग्नेय सेल है, ठीक है। क्या है, बहिर्वेदी आग्नेय सेल है, ओके। दूसरा, बलुआ पत्थर जीवाश्म रहित सेल है। और तीसरा, दक्कन के पठार का निर्माण द्रवित लावा के तेजी से ठंडा होने से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात समझें तो पृथ्वी की जो परपटी मित्रों बनी है वो जिस पदार्थ से बनी है, जिस खनिज से बनी है, जिस मिनरल से बनी है, उन्हें हम सेल की कैटेगरी में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब पहला क्या कह रहा है, जो ग्रेनाइट है आपका वो आग्नेय सेल है। आप बता सकते हैं आग्नेय सेल, क्या वो आपकी आग्नेय सेल है? तो ये आप जानते होंगे कि ग्रेनाइट आपकी आग्नेय सेल कतई नहीं है। क्या, ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय सेल कतई नहीं है, ठीक है। और जब ग्रेनाइट आग्नेय सेल नहीं है तो पहला ऑप्शन जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो आग्नेय सेल होती हैं वो आपके ग्रेनाइट में परिवर्तित नहीं होंगी, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है मित्रों, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बलुआ पत्थर जीवाश्म रहित। बलुआ पत्थर आप जानते होंगे, रेड रॉक्स, वो क्या जीवाश्म नहीं होते? यानी ये जो बात कर रहा है ये आपकी अवसादी प्रकार की चट्टानों के बारे में बात कर रहा है, और बलुआ में जीवाश्म जो हैं वो होते हैं। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल गलत है। तीसरी बात पे आ जाइए। दक्कन के पठार का निर्माण द्रवित लावा के तेजी से ठंडा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले अरब सागर में कई क्या थे, ज्वालामुखी थे। जब ज्वालामुखी थे तो ये ज्वालामुखी फट फट कर क्या हुए, पृथ्वी भारत के इस पश्चिमी घाट में इकट्ठे हो गए, एक प्रकार का ट्रैप बना लिया, जाल बना लिया। और यही जाल आप किस नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से आप क्या हैं, जानते हैं। तो यही जो दक्कन ट्रैप है आपका, ये क्या हो जाएगा, यही जो दक्कन ट्रैप है वो आपका, किससे हम बात करते हैं यहाँ पे, यही दक्कन ट्रैप जो है वो तेजी से आग्नेय सेल परिवर्तित होके ठंडा हुआ है। ये बात बिल्कुल क्या है मित्रों, सही है। तो जो ये सही है, तो यानी एक स्टेटमेंट सही है, और वो एक स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैथोलिथ सबसे बड़े अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी पिंड हैं। 2, क्या कह रहा है दूसरा, भूपर्पटी के आयतन का सर्वाधिक भाग अवसादी चट्टानें हैं।
3 अधिकांश अपसादी चट्टानों का निर्माण जल के नीचे होता है। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं? ठीक है, देखते हैं। बैथोलिथ सबसे बड़े अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी के पिंड होते हैं। तो अगर हम बैथोलिथ के बारे में बात करें तो बैथोलिथ जो होती हैं वो आपकी ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं और ये हमेशा कहाँ पे होती हैं? ज़मीन के अपर्दन चट्टानी अपर्दनों के नीचे छुपे होते हैं, जिन्हें हम बैथोलिथ को हम धरातल पर देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ये सबसे बड़े अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, और ये सैकड़ों किलोमीटर लंबे 80 से 50 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं और उनकी मोटाई इतनी अधिक होती है कि इनके आधार तक पहुंच पाना क्या होता है मित्रों? कठिन होता है। जब आधार तक पहुंच पाना कठिन होता है तो ये चट्टानें कैसी हो जाती हैं? बैथोलिथ टाइप की चट्टानें हैं। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलें। भूपर्पटी के आयतन सर्वाधिक भाग अपसादी चट्टान, बिल्कुल गलत बात है। स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग अपसादी चट्टानों से बना है और किंतु इसका आयतन भूपर्पटी के कुल आयतन का 5% है। यानी अपसादी चट्टानें पृथ्वी के अंदर आग्नेय चट्टानों की तुलना में क्या हैं? बहुत कम है। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मित्रों? गलत हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं। अधिकांश अपसादी चट्टानों का निर्माण जल के नीचे होता है। तो ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। कई अपसादी चट्टानें जो हैं जिनका निर्माण कहाँ हुआ है? जल के नीचे हुआ है। यानी कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है इसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अमेजन बेसिन का भाग है? सॉरी 2 क्वेश्चन एक साथ कर लिए यहाँ पे। पहले 5वां देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक अमेजन बेसिन का भाग है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन है चिली, ऑप्शन बी है पराग्वे बोलीविया, ऑप्शन सी है पराग्वे और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो अमेजन बेसिन का अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। यानी भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक विस्तृत है। 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ। और ये कहाँ पर होगा? ये बोलीविया के पास का क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इसका मित्रों आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6? इसे समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष पिंड और विशेषता। उल्का पिंड पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व पृथ्वी पर पहुंचने वाला पिंड क्या कहलाएगा? आपका उल्का पिंड कहलाएगा। बिल्कुल जो है इस बार सही है। धूमकेतु अत्यंत परवलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा पिंड क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच टूटकर अलग हुए पिंड, ये बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच हैं वहाँ पर क्षुद्र ग्रह हैं। यानी ये भी बात क्या है? बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहाँ पर अगर आप सीधे देखेंगे तो 1, 2, 3 जो तीसरा स्टेटमेंट है यानी तीनों से मिले हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मृदा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रीष्म ऋतु के तेज गर्मी और कम वर्षा से निर्मित काली मृदा पर जनक पदार्थों का विशेष प्रभाव नहीं होता है। 2. निचले अक्षांशों की पेडल्फर मिट्टियाँ अत्यधिक ह्यूमस की उपस्थिति के बावजूद शीघ्र ही उपजाऊ हो जाती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
मृदा निर्माण में जो बातें हैं उससे समझना है। ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी और कम वर्षा से निर्मित काली मृदा पर जनक पदार्थों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, काली मृदा से रिलेटेड। दूसरी बात अगर हम समझें क्या कह रहा है, निचले अक्षांशों में पेडल्फर मिट्टियाँ अत्यधिक ह्यूमस की उपस्थिति के बावजूद शीघ्र अनुपजाऊ हो जाती हैं। बिल्कुल सही है, ये अनुपजाऊ हो जाती हैं क्योंकि उच्च अक्षांशीय कोणधारी वनों से लेकर मध्य अक्षांशीय पतझड़ तक इस प्रकार के मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, उसे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ये शुष्क, अर्धशुष्क, उपरार्ध क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चेरनोजम और में ह्यूमस और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इनमें उर्वरक एवं सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है। उपरोक्त में से कितनी पेडोकल मिट्टी की विशेषताएं हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो पेडोकल मिट्टी के बारे में विशेषताएं बताई गई हैं, ये क्या होती हैं ज़रा समझिए आप। संसार के शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्ध क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं पेडोकल मिट्टियाँ। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन मिट्टियों में कैल्शियम और ह्यूमस की अधिक मात्रा होती है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। इनमें उर्वरक और एवं सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है। ये भी बात बिल्कुल क्या है मित्रों, सही है। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है 9, इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अत्यधिक विरल वायु, रेडियो तरंगों का परावर्तन, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं ऊष्ममंडल से संबंधित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन या नन ऑफ दी। क्या है, अत्यधिक विरल वायु, रेडियो तरंगों का परावर्तन, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं ऊष्ममंडल में संबंधित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऊष्ममंडल से संबंधित विशेषताओं की बात करनी है, तो कौन सी विशेषताएं ऊष्ममंडल में होंगी? अत्यधिक विरल वायु, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है वो 5 मंडलों में बटा हुआ है। एक आपका क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ठीक है, आपका ऊष्म मंडल है और आपका बहिर्मंडल है। बात समझना ध्यान से। तो क्षोभ मंडल भी छोड़ दिया, समताप मंडल भी छोड़ दिया। ये प्रश्न किससे बना है? ऊष्म मंडल से बना है। अगर हम 13 से 0 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो आपका क्षोभ मंडल है। इससे ऊपर 80 तक जाएंगे तो आपका समताप मंडल है। 80 से जब हम ऊपर जाते हैं तब हमारा कौन सा मंडल मिलता है हमें? ऊष्म मंडल मिलता है। तो उसी से संबंधित ये बातें हैं, जरा इसे समझते हैं क्या कह रहा है। पहली बात, अत्यधिक विरल वायु है, तो आप समझ जाओगे क्षोभ मंडल भी छोड़ दिया, ऊष्म मंडल भी छोड़ दिया, समताप मंडल भी छोड़ दिया, तो वायु क्या हो जाएगी? विरल तो हो ही जाएगी। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, क्या हो जाएगी? वायुमंडल जो है वायु कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? विरल हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे तो वायु कैसी हो जाएगी? आपको विरल ही मिलेगी। दूसरी, यहाँ पर जैसे आप लोग जानते हैं कि इस मंडल पर क्या है, जो आपकी रेडियो तरंगें होती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या होती हैं? अच्छी दशा में रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि यहाँ पर कई आपके इलेक्ट्रोड या आप ये कह सकते हैं विद्युत आवेशित कण घूमते रहते हैं, तो ये डेटा ट्रांसफ़र करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, तो यहाँ पर यदि हम तापमान की बात करें तो यहाँ पे तापमान में कमी तो कतई नहीं आएगी, अच्छा खासा टेम्परेचर होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। कितने सही हैं, 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। 10 चलते हैं, क्या कह रहा है 10, इसको समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विस्तृत समुद्री सतह 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, कॉरियोलिस बल, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अधिक अंतर, निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण, समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण, उपरोक्त में से कितने कारक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हेतु जिम्मेदार हैं। तो चक्रवात उत्पन्न करने के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं। चक्रवात के लिए आप जानते ही होंगे, ये आग तूफान होता है जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों महासागरों में होती है। तटीय क्षेत्रों में अधिक गति की हवा चलने लगती है तो इसे क्या कह देते हैं हम लोग, चक्रवात कह देते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें क्या क्या दशाएं होंगी। तो विस्तृत समुद्री सतह होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तीसरी क्या है, कैरियोलिस बल होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वाधर पवन की गतियों में अंतर, ये होना, अंतर कैसा होना चाहिए, क्या कह रहे हैं, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर क्या हो, कम अंतर हो, अधिक अंतर नहीं, ये बात क्या होनी, ये बात गलत है। निम्न स्तरीय चक्रवर्ती परिसंचरण बिल्कुल सही है। समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण, ये भी सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी बातें सही हो रही हैं, यहाँ पर जो है आपकी 5 बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन में जाओगे तो 5 कहीं दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, डी जो है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है 11, जरा देखिए और समझिए और उसका आंसर दीजिए। पहला स्टेटमेंट, वायु मंडलीय आर्द्रता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करनी, यानी आर्द्रता से संबंधित है पहला स्टेटमेंट। वायु जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि किए बिना उष्मांक पर संतृप्त होती है। वायु जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि किए बिना उष्मांक पर संतृप्त होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उष्मांक पर संतृप्त होती है, ये बात क्या है, बिल्कुल जो है सही है। उष्मांक पर संतृप्त होती जो है वो है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि हवा में अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हवा में किसी भी तापमान पर अपने में इतना जलवाष्प धारण किए हुए है जितनी उसकी धारण की क्षमता है, और उस हवा को संतृप्त वायु कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वह वायु उस दशा में अब और अधिक यानी 100% क्या है, होती है, और संतृप्त होती है। सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी, संतृप्त होगी, 100% होगी। हवा की कोई भी नमूना जलवाष्प की मात्रा को बिना बढ़ाए क्या होगा, कर देगा। ठीक है, तो अब यहीं पर करते हैं, आगे क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्या देखें, भार के आधार पर मापी जाने वाली आर्द्रता ताप एवं दाब पर प्रभावित नहीं होती। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। जो आर्द्रता होती है वो दाब और तापमान के परिवर्तनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अपेक्षित आर्द्रता पर, ये भाई बात क्या है, बिल्कुल सही है। और ये भी बात ऊपर की बिल्कुल सही थी। विशिष्ट आर्द्रता बाष्पीकरण की मात्रा एवं दर को निर्धारित करती है। विशिष्ट आर्द्रता बाष्पीकरण की मात्रा और दर को निर्धारित करती, ये बात क्या है, निहायत ही गलत है, क्योंकि विशिष्ट आर्द्रता ऐसा नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह क्या रहा होगा उसे ज़रा देखते हैं ऑप्शनों में हमसे।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो पहला और दूसरा सही निकला था, तीसरा गलत निकला था, तो 2 कथन कहाँ पे मिल रहे हैं? बी पर मिल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके कारण संघनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है? ए, वायु का तापमान घटकर ओसांग तक पहुंचने पर भी उसका आयतन स्थिर रहने पर, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा बढ़ाए बिना वायु के आयतन में वृद्धि होने पर, सी, तापमान में गिरावट पर, और डी, तापमान और आयतन के साथ साथ घटने से वायु की आर्द्रता धारण क्षमता का इसमें विद्यमान आर्द्रता की मात्रा से कम होने पर। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो संघनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल जो बात है वो तापमान में गिरावट होने ना ही सबसे अनुकूल बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13, इसे देखते हैं। लघु हिमालय में वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा हिमपात के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? हिमपात के रूप में, लघु हिमालय में, ठीक है। यानी जो लघु हिमालय है आपका, ग्रेट हिमालय, फिर आपके बाद उसके बाद लघु बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय, तो उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा हिमपात होता है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा, महावट रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ये जानते हैं महावट होता क्या है? जो आपकी सर्दियों के मौसम में बारिश होती है नवंबर दिसंबर के महीने में, उसे क्या कहा जाता है? नॉर्थ इंडिया में महावट कहा जाता है। जो गेहूँ की फसल के लिए क्या है? काफ़ी सहायक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाएगा मेरे साथियों। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है 14, उसे समझते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे जुड़े क्षेत्र शीतकाल में निम्न वायु दाब के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरा, इस जलवायु में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। तीसरा, इसका विस्तार न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? क्या उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ये बात बताई गई है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, पहली बात क्या कह रहा है? इसे जुड़े शीतकाल में निम्न दाब के प्रभाव में आ जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो जलवायु है ये आपकी भूमध्य सागर के क्षेत्र के तापमान में 10 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और वार्षिक तापांतर 10 से 17 के बीच रहता है और वर्षा 40 से 60 के बीच होती है सेंटीमीटर। तो ये जो पहली बात कही गई है वो क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरी, इस जलवायु में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। बिल्कुल नहीं, ग्रीष्म काल में कतई नहीं होती है। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। इसका विस्तार न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका विस्तार कहाँ है? न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तो कितने ऑप्शन सही हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है 15, इसे देखते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इनकी चौड़ाई और ढाल के बीच सामान्यतः व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। 2, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में महाद्वीपीय मग्न तट लगभग अनुपस्थित हैं। 3, इन क्षेत्रों से लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं? ये बात यहाँ पर क्या है? बताई जा रही है। तो महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में यदि हम बात करें तो समुद्र तट से समुद्र की ओर जो मंद ढाल होता है, यानी जैसे मान लो ये आपका समंदर है और समुद्र तट के ये इस तरफ जो ढाल होता है इसे आप क्या कहेंगे? मग्न तट कहेंगे। ये बात समझना ध्यान से। यानी समुद्र तट के ओर झुका हुआ जो
जहाँ पर पानी नहीं होता है और आप देखते हो उस ओर ज़मीन थोड़ा क्या होता है, ढाल होता है जो समुद्र के अंदर चला जाता है, तो वही क्या है आपका मग्न तट है। इसकी चौड़ाई और ढाल के बीच समानता व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में महाद्वीपीय मग्न तट लगभग अनुपस्थित हैं, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। इन क्षेत्रों में से लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो तीनों बातें सही हैं, तो तीनों कहाँ मिल रहे हैं, सी पर मिल रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर में पूर्णतः स्थल से घिरा हुआ अर्ध महासागर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन की अनुपस्थिति विरुद्ध विषुवतीय धारा की उपस्थिति उपरोक्त में से कितने हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में धाराओं के सामान्य प्रवाह तंत्र से पूर्ण भिन्नता के लिए उत्तरदायी हैं। समझना, पूर्ण भिन्नता के लिए उत्तरदायी हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन और सभी क्या हैं इसमें, चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बात की गई है, तो उत्तर निम्नलिखित में उपरोक्त में से कितने हिंद महासागर, यहाँ पे ध्यान देना, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में धाराओं के प्रवाह के तंत्र के रूप में पूर्ण भिन्नता के लिए उत्तरदायी हैं। तो हिंद महासागर के पूर्वी उत्तरी भाग में, तो यदि हम यहाँ पे बात करें, हिंद महासागर उत्तर में पूर्णतः स्थल से घिरा केवल अर्ध महासागर होने के कारण हिंद महासागर की धाराओं का संचरण विशेषता अटलांटिक और प्रशांत महासागर से कैसा है, भिन्न है। तो हिंद महासागर में यदि हम बात करें, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच धाराओं की दिशा परिवर्तन स्पष्ट दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन सी बातें हैं, तो पहली बात, ग्रीष्म ऋतु उत्तर में पूर्णतः स्थल से घिरा हुआ है, ये अर्ध महासागर है, बिल्कुल बात सही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन यहाँ पर चलती है, मानसूनी पवनें हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन के प्रभाव रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है यहाँ पर यदि हम बात करें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। विरुद्ध विषुवतीय धारा की उपस्थिति, विशुद्ध विषुवतीय धारा की उपस्थिति यहाँ पर नहीं होती है, यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है 17, इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। घनत्व, तापमान, सूर्य तप, अवशोषण, बाष्पीकरण, आर्द्रता और संचरण उपरोक्त में से कितने का निर्धारण महासागरीय लवणता द्वारा किया जाता है। केवल 3, केवल 4, केवल 5, सभी 6। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों महासागरीय लवणता द्वारा किया जाता है। तो ये जो बातें की गई हैं, लवणता का निर्धारण घनत्व से किया जाता है, तापमान से किया जाता है, सूर्य तप के अवशोषण यानी कितना सूर्य का टेम्परेचर समंदर में पड़ रहा है, बाष्पीकरण कितना हो रहा है, आर्द्रता वहाँ पर कितनी है, और संचरण यानी पानी कितना बह रहा है, यानी सभी 6 लवणता को निर्धारित करते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 18, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रघाती तरंगें अधिकेंद्र से सभी दिशाओं में चलती हैं। एस तरंगें गुजरने वाले पदार्थ में गर्त का निर्माण करती हैं। पी तरंगों की छाया क्षेत्र एस तरंगों से अधिक होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ये बताना है। तो क्या है, प्रघाती तरंगें अधिकेंद्र से सभी दिशाओं में चलती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, सभी दिशाओं में जो है नहीं चलती। एस तरंगें गुजरने वाले पदार्थ में गर्त का निर्माण करती हैं। तो एस तरंगें गुजरने वाले पदार्थ में
गर्त का निर्माण करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों से अधिक होता है। पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो एस तरंगों से क्या होता है, कम होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल बड़ा बल्कि यह पृथ्वी का 40% भाग है एस तरंगों का। ठीक है, तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा, दो ही में मतलब एक ही स्टेटमेंट सही है, यानी केवल एक कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी हमारा ए सही हो जाएगा। 19 पर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तापमान, घनत्व, जलवाष्प, गुरुत्वाकर्षण उपरोक्त में से कितने वायुमंडलीय दाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित करते हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से हैं जो वायुमंडलीय दाब को ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित करते हैं, तो टेम्परेचर भी करता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। घनत्व भी करेगा, जलवाष्प भी करेगा, गुरुत्वाकर्षण भी करेगा, यानी जो सारी चारों बातें हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते हैं 20। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, शब्दावलियाँ हैं और उनके अर्थ हैं। लिथास, इसे पत्थर कहा गया है, ठीक है, और आपका एटमस जल है, ह्यूडर जीवन है। तो आपको बताना है ये क्या हैं। तो यदि हम लिथास के बारे में बात करें तो लिथास जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द, पहले तो ये समझ जाओ ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक का, तो इसका अर्थ क्या है, पत्थर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। एटमास्क का मतलब की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है वाष्प, क्या होता है, वाष्प होता है, यानी ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ह्यूडर के बारे में बात करें तो ह्यूडर का अर्थ होता है बायोस, क्या होता है, बायोस होता है, क्या होता है मित्रों, बायोस। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहीं पर यदि हम बात करें इन शब्दों के बाद कौन सा आंसर होगा, तो आप देख रहे होंगे एक ही सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या है 21, नल्ला मल्ला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा उपरोक्त में से कितनी विशिष्ट पहाड़ियों में शामिल हैं। तो बताना है कितनी विशिष्ट पहाड़ियों में शामिल हैं। तो जो आपकी नल्ला, ये सारी की सारी जो पहाड़ियाँ दी गई हैं मित्रों, ये प्रायद्वीपीय भारत में हैं। कहाँ पर हैं, प्रायद्वीपीय भारत में, यानी साउथ इंडिया में हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कई हजारों साल पुरानी हैं, यानी अरावली से तो खैर नई हैं, लेकिन अरावली के बाद पुरानी पहाड़ियाँ हैं। तो जो अपनी मूल प्रवृत्ति है, यानी जो मूल संरचना है, इससे ये क्या है, अपना मूल स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। तो यहीं पर बात करते हैं जो परिवर्तित हो चुकी हैं, तो ये कितनी अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, इनमें चार, सभी चार जो हैं वो अवशिष्ट पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्या है इसे समझते हैं। बेसाल्ट चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चट्टानें अम्लीय प्रकृति की होती हैं, इनके क्षरण से रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है, सड़कों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ये बताना है। चट्टानें अम्लीय प्रकृति की होती हैं, बेसाल्ट बिल्कुल सही है। इनके क्षरण से रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। सड़कों के निर्माण में इनका उपयोग होता है, बिल्कुल बेसाल्ट का उपयोग करते हैं हम सड़कों के निर्माण में, यानी जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो क्या हैं, बिल्कुल सही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर कचार, पटकाई बूम, नागा, मीजो और मणिपुर। कितनी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पर बताना है कितनी पूर्वांचल पर आएंगी। तो मित्रों ये जो क्षेत्र हैं इनमें कौन कौन से पूर्वांचल में आएंगे, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, मीजो, मणिपुर, नागा। ये तो आपकी क्या सीधी सीधी आई जाएंगी चारों, ये तो तीन आई गई हैं, ठीक है। अब बचा अकेला क्या, आपको अगर कंफ्यूज लग रहा, नागा यानी नागालैंड, मीजो यानी मिजोरम, मणिपुर मानी मणिपुर, तो ये तो हो ही जाएंगी। अंतर पूर्वांचल पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों के अंतर्गत सम्मिलित हैं।
मेघालय, करबी एलोंग पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार। ठीक है। पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर पूर्व की राज्यों से होकर गुजरती हैं, बलुआ पत्थर से निर्मित अपसादी शैल से बनी हुई हैं, और यदि इनमें अधिकतर इस भाग की पहाड़ियों को दिशा के उत्तर से दक्षिण है। पूर्वांचल में पटकई बूम, नागा, मीज़ो या लुसाई और आपकी क्या हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। तो नागा, लीज़ो, मीज़ो और पटकई बूम, ये जो उत्तर कछार है ये आपकी पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में नहीं आएगी। तो यहाँ पर कितने सही होंगे, यहाँ पर 4 सही होंगे, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24? निम्नलिखित में कौन से वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण हैं? रजवाड़ों के सम्राट वर्ग का शिकार की कीड़ा बनाना, बिल्कुल बात सही है। एनिमल हंटिंग बैन कारण है। खेती, मानवीय बस्ती, जलाशयों का निर्माण, ये भी सही है। जंगल तेजी से कम हुए हैं। औद्योगिक और तकनीकी विकास, ये भी एक कारण है। पालतू पशुओं के लिए चरागाहों की खोज, ये भी बिल्कुल सही है, जिससे जंगलों का ह्रास हुआ है और प्राणी हमारे समाप्त हुए हैं। तो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है? क्वाड्राइट, फाइलाइट, नीस और सिस्ट उपयुक्त में से कितने स्पर्श रूपांतरण के परिणाम हैं? क्या हैं? स्पर्श रूपांतरण के परिणाम के बारे में यहाँ पर बात कर रही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से स्पर्श रूपांतरण के परिणाम हैं, इसके बारे में क्या है हमें बताना है। तो मित्रों, स्पर्श रूपांतरण चट्टानें क्या है? उपयुक्त दाब और ताप से चट्टानें अपनी मूल प्रवृत्ति को अगर भूल जाएं, परिवर्तित हो जाएं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? रूपांतरण चट्टानें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूपांतरित चट्टानें जो है बोला जाता है। तो कौन कौन से होंगे इसमें रूपांतरित चट्टानें? तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका संगमरमर है, स्लेट है, परिवर्तित होकर फाइलाइट में बदल जाता है, यानी ये रूपांतरित क्रम है, फाइलाइट में बदल गया। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कोयला एंथ्रेसाइट ग्रेफाइट में बदल जाता है। ठीक है। ग्रेफाइट जिसमें कार्बन, चूने पत्थर परिवर्तित होकर, ठीक है, अंतर्वेदी समय लगभग चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। एवरेस्ट का रूपांतरित चूने के पत्थर में बदल गया। ठीक है। तो यहाँ पर नीस और सिस्ट बड़ी स्पष्ट धारीदार बनावट होती हैं। नीस और सिस्ट जो हैं ये क्या हैं? ये भी आपकी रूपांतरित चट्टानों के ही एक तरह से उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कह रहा है 26? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, वायु, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल उपयुक्त में से कितने महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बल हैं? कितनी धाराओं को तो ये चारों के चारों क्या हैं? प्राथमिक बल हैं, जो धाराओं को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य अक्षांशों में गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे के क्षेत्र का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन जो है सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मध्य और उच्च अक्षांशों में ऊष्मा ह्रास प्राप्ति से अधिक होता है। वायुमंडल द्वारा संपूर्ण पार्थिव विकिरण गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या कह रहा है ये? मध्य और उच्च अक्षांशों के ऊष्मा ह्रास प्राप्ति अधिक होती है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल द्वारा संपूर्ण पार्थिव विकिरण गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित, बिल्कुल गलत। गुप्त ऊष्मा के रूप में ही पूरा विकिरण अवशोषित नहीं होता है।
तो ऑप्शन एक सही है, यानी एक सही है केवल। ठीक है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है 29, इसे देखते हैं। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की कम होती है। इनका रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इन मृदाओं में गहन कृषि की जाती है। तो जलोढ़ कृषि की मृदा के बारे में बात करें तो ये चारों आपकी जलोढ़ मृदा से संबंधित बातें हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ऊष्मा के ह्रास अथवा अलग अलग तापमानों पर वायु के मिश्रण से निम्नलिखित में किस प्रकार के बादल का निर्माण होता है। तो किस प्रकार के बादल का निर्माण होता है इसके बारे में बताना है। स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, पक्षाभ मेघ या वर्षा मेघ। तो ऊष्मा के ह्रास अलग अलग तापमानों के वायु के मिश्रण से स्तरीय मेघों का निर्माण होता है। कपासी मेघ भारी वर्षा करते हैं। पक्षाभ मेघ आपके फूल गोभी के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार जो है करना है, करिए विचार और हमें भी बताइए। क्या है पहली बात, ओजोन एवं एक्रोलिन इसके प्रमुख घटक हैं। इसमें कुहासे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। यह गर्म हवा की धारा के ठंडी हवा के संपर्क में आने पर प्रबल होता है। उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं कोहरे के संदर्भ में सही हैं। तो यहाँ पर बात करना है कि कोहरे के संदर्भ में कितनी बातें सही हैं। तो ओजोन और एक्रोलिन इसके प्रमुख घटक होते हैं, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें कुहासे की अपेक्षा नमी अधिक नहीं, कुहासा अधिक होता है जबकि नमी क्या होती है, ना के बराबर, ये बात बिल्कुल गलत है। यह गर्म हवा की धारा और ठंडी हवा के संपर्क के प्रबल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने सही हैं, 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। यह केवल पवन की दिशा को प्रभावित करता है, वायु की गति बढ़ने पर इसमें वृद्धि होती है। तो ये जो दोनों बातें हैं वो मित्रों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन जो है हमारा सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या कह रहा है 33, इसे समझते हैं। मृदा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा परिच्छेदिका का सबसे निचला संस्तर जनक चट्टान है। लाइकेन पत्थर की सतह चूर्ण में परिवर्तित करने में सहायक है। 3, लेटराइट मृदा सिलिका एवं एल्युमिनियम के निक्षालन का परिणाम है। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं। कितने कथन जो हैं क्या हैं, सही हैं, इसे बताना है हमें। तो क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। मृदा परिच्छेदिका का सबसे निचला संस्तर जनक चट्टान है। लाइकेन पत्थर की सतह को चूर्ण रूप में परिवर्तित में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मृदा परिच्छेद का निचला संस्तर की जनक चट्टान है, ये बात क्या है, बिल्कुल जो है गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो जनक चट्टान है, 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जनक चट्टान कहते हैं। सबसे निचला संस्तर जनक चट्टान के तौर पर नहीं कहा जाएगा। लाइकेन पत्थर की सतह चूर्ण में परिवर्तित करने में सहायक होती है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। लेटराइट मृदा जो है इसमें क्या बता रहे हैं, सिलिका और एल्युमिनियम के निक्षालन का परिणाम है, बिल्कुल गलत है। लेटराइट जो मृदा है, जो आपकी लेटराइट मृदा का तापमान और भारी वर्षा के कारण बनती है और चूना और सिलिका के निक्षालन से बनती है, न कि एल्युमिनियम के। तो कौन सा सही है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34, वाताग्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही हैं। उष्ण वाताग्र शीत वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। बी, अधिविष्ट वाताग्र में एक वायु राशि धरातल के पूर्णतः
ऊपर उठ जाती है। सी, वाताग्र तापमान में क्रम परिवर्तित करते लाते हैं। डी, उष्ण वाताग्र के समय कापासी और शीत वाताग्र के समय स्तरीय बादलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या होगा, अधिविष्ट वाताग्र में वायु राशि धरातल पूर्णतः ऊपर उठ जाता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपरी वायुमंडल में पवनें दाब विवर्तता से नियंत्रित होती हैं, तो भूविक्षेपी पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही होंगे, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है 36, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्पष्ट वाताग्र प्रणाली, विस्तृत क्षेत्रीय प्रसार, जल व स्थल दोनों की पर उत्पत्ति, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तीव्र पवन वेग, उपरोक्त में से कितने वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं के संदर्भ में सही हैं? केवल एक, केवल दो और केवल तीन और सभी जो हैं चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो स्पष्ट वाताग्र प्रणाली, विस्तृत क्षेत्रीय प्रसार, जल व स्थल दोनों में उत्पत्ति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बहिष्कटिबंधीय से कौन कौन से हैं, तो वही उष्णकटिबंधीय वे चक्रवाती वायु प्रणालियाँ हैं जो उष्णकटिबंधीयों से दूर, उष्णकटिबंधीय से दूर और मध्य उच्च अक्षांश, मध्य उच्च दूर, मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं। ठीक है, ये मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से क्या कर देती हैं, बदलाव लाती हैं। ये ध्रुवीय वाताग्र के साथ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, किस वाताग्र के साथ, ध्रुवीय वाताग्र के साथ। ठीक, और उष्ण उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र वायु तो क्या है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्पष्ट वाताग्र प्रणाली किससे है, बहिरूप कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं बतानी हैं। तो स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है तो जहाँ पे ठंडी और गर्म दोनों हवाएं मिलती हैं वहाँ पे वाताग्र बनता है, फ्रॉन बनता है, यानी पहला सही है। विस्तृत क्षेत्रीय विस्तार प्रसार है, उत्तर से नीचे तक आती हैं, उत्तरी ध्रुव से। जल और एवं स्थल, तो स्थल में इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, ये बात गलत हो जाएगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तीव्र पवन वेग है, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो कितनी विशेषताएं हैं, तीन विशेषताएं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या कह रहा है 37, उसे समझते हैं। तड़ित झंझा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण विकसित कपासी बरसी मेघ होते हैं। टॉर्नेडो में वायु का अवरोहण एवं केंद्र में उच्च वायु दाब होता है। जल स्तंभ का निर्माण मध्य अक्षांशों में होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही हो जाएगी, तो तड़ित झंझा टॉर्नेडो विध्वंसक के बारे में ये बात करें तो पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है। दूसरी, टॉर्नेडो की वायु अवरोहण केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, नहीं, केंद्र में उच्च वायुदाब नहीं होता है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जल स्तंभ का निर्माण मध्य अक्षांशों में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो एक, दो, यानी दो सही है, यानी ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या है 38, इसे समझते हैं।
तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु अपवाह से तापमान में कमी आती है। यह ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर होता है। यह सर्दियों में कोहरे के लिए उत्तरदायी है। यह पाले से पौधे की रक्षा में सहायक होता है। तो यदि यहाँ पर बात करें तो कौन कौन सी बातें सही होंगी? ठीक है, तो वायु अपवाह के तापमान में कमी आती है। तापमान व्युत्क्रमण से वायु के अपवाह में कमी नहीं आती, तेजी आती है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर होता है। इस ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये सर्दियों में कोहरे के लिए उत्तरदायी हैं, ये भी सही है। पाले में पौधे की रक्षा में सहायक होते हैं, ये भी सही है। यानी यहाँ पर 3 बातें सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में समताप रेखाएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर सतह के ऊपर, यूरोप में दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं। गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उत्पत्ति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म और सतह के ऊपर यूरोप में तापमान तेजी से कम हो जाता है। उपरोक्त कथनों के बारे में कौन सा सही है? कथन 1, कथन 2 सही है। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो बात की गई है दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और 2 पहले की व्याख्या कर रहा है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है 40, उसे समझते हैं। जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु के स्थिर एवं अस्थिर होने में योगदान देता है। यह गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय की अपेक्षा ध्रुवों एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा के आयतन का 1/4 होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल लंबवत तापमान विस्तार समताप मंडल तक है। ठीक है। दूसरा, मध्य अक्षांशीय दैनिक मौसमी भिन्नताएं केवल अववहन के कारण होती है। ठीक है। तीसरा, दीर्घ तरंगें परतों के चालन और द्वारा गर्म होती हैं। स्थानीय पवन लू संवहन का परिणाम है। तो वायुमंडल के लंबवत जो विस्तार है समताप मंडल तक है, बिल्कुल गलत। मध्य अक्षांशीय दैनिक मौसमी भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं, ये बात सही है। दीर्घ तरंगें वायुमंडलीय परतों को चालन के द्वारा गर्म होती हैं, ये भी बात सही है। स्थानीय पवन लू संवहन का परिणाम नहीं है, ये बात क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। 2 ही बातें क्या है यहाँ पर सही हैं ऑप्शन 42 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल के में अवरक्त विकिरण सभी किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अपसोर की स्थिति में पृथ्वी अधिक सूर्य तप प्राप्त करती है। वायुमंडल सूर्य तप से प्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। क्षोभ मंडल अवरक्त विकिरणों सभी किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है, सही है। अपसोर की स्थिति में सूर्य अधिक सूर्य तप प्राप्त करता है, नहीं, कम करता है। वायुमंडल सूर्य तप का प्रत्यक्ष रूप से गर्म करता है, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, इसमें कौन सा कथन सही है? केवल 1 सही है, 1, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43, इसे देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चिंदावनी बराक की सहायक नदी है। लोकटक झील मोलेसिस बेसिन का भाग है। नागालैंड की ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। प्लाया लोहित नदी की विशेषता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो नागालैंड की ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ये बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है 44, उसे समझते हैं। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से हुआ है।
ठीक है। डोडा बेट्टा पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। चेरापूंजी में स्थायी वनस्पति आवरण नहीं पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पर्वत श्रेणियों से हुआ है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। डोडा बेटा पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, नहीं, डोडा बेटा पूर्वी घाट की नहीं बल्कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चेरापूंजी स्थानीय वनस्पति का आवरण नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है। तो कितने सही हैं? 1 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है? 45 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लेपीज कष्ट स्टेलेक्टाइट में मोनाडोनक और उपरोक्त में से कितने अपर्दन और निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूपों से संबंधित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन है इससे निक्षेपित स्थल रूप से अगर हम बात करें तो स्लेगमाइट आपका निक्षेपण है। ठीक है, इसके अलावा स्टेलेग्माइट आपका निक्षेपण स्थल रूप है। तो कितने हैं? अपर्दन और निक्षेपणात्मक दोनों का, तो ये आपका स्टेलेक्टाइट है जो दोनों का इस स्वरूप बताता है। ठीक है, तो कितना जो दोनों का स्वरूप बनाता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो कौन सा है? वो है मोनाडोनक, बाकी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि ये निक्षेपण से है, ये अपर्दन से है, ये निक्षेपण से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। उत्तर भारत में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सबसे विशालतम भाग भावर और खादर निर्मित है। तराई क्षेत्र में निश्चित वाहिकाओं के निर्माण होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है आपका उत्तरी भारत से संबंधित, ठीक है, कौन सा है? इसका सबसे विशालतम भाग भावर और खादर से निर्मित है, ये बात सही नहीं है। विशालतम भाग इससे निर्मित नहीं है। तराई क्षेत्र में निश्चित वाहिकाओं का निर्माण हुआ, ये भी बात क्या है? गलत है। ठीक है, ये भी बात क्या है आपकी? गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में स्थित है, ये बात सही है, पीलीभीत में। ठीक है, ललित तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पत्तन विशेषता सिंगापुर मार्ग पत्तन, कोच्चि, रॉटरडम, माराकेबो तेल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये चारों ऑप्शन जो हैं, सिंगापुर में मार्ग पत्तन है, कोच्चि नौसेना पत्तन है, रॉटरडम अंतरापो पत्तन है और माराकोबो तेल पत्तन है, चारों सही हैं। ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है 48, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। बृहद संचलन के किसी पदार्थ का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है। बृहद संचलन की प्रक्रिया में कोई भी भू आकृतिक कारक प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होता। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर बात करना है उपरोक्त में से कौन सा सही है उससे। तो आपके बात करें तो दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए सही नहीं, 2 व्याख्या नहीं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है 49, उसे समझते हैं। अक्षपक्षय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बनीकरण प्रक्रिया से भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। लवण क्रिस्टलन सभी लवण विघटन प्रक्रियाओं में सर्वाधिक प्रभावी है। बायोटाइट में न्यूनीकरण क्रिया जल प्लावित क्षेत्रों में होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं ये बताने हैं। तो मित्रों ये जो तीनों बातें कही गई हैं वो तीनों क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। घूर्णन, ज्वारीय घर्षण, रेडियोधर्मी क्रियाएं उपरोक्त में से कितने पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा उत्पन्न करने वालों में अगर हम बात करें तो घूर्णन के कारण भी पृथ्वी में ऊर्जा होती है, ज्वारीय घर्षण के कारण भी, रेडियोधर्मी क्रियाओं के कारण भी, यानी तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51, उसे देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्ड्सपर से निर्मित है। पायरोक्सिन उल्कापिंड में अनुपस्थित होता है। ओलिवेन प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्ड्सपार से निर्मित है, ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हम यहीं पर बात करें कि पायरोक्सिन उल्कापिंड में अनुपस्थित होता है, नहीं, पायरोक्सिन उल्कापिंड में उपस्थित होता है, ये बात गलत हो जाएगी। ओलिवेन प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाया जाता है, ये बात सही हो जाएगी। तो दो स्टेटमेंट सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है 52? भारतीय प्लेट के संचलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? हिमालय प्रतिष्ठन क्षेत्र में महासागरीय कटक के रूप में विद्यमान है भारतीय प्लेट, बिल्कुल सही है। हिमालय प्रतिष्ठन क्षेत्र का विस्तार दक्षिण पूर्व चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में भी होता है, ये भी बात सही है। महासागरीय कटक से निर्धारित भारतीय आर्कटिक प्लेट भी सीमा का विस्तार न्यूजीलैंड के दक्षिण में, ये भी बात सही है। यानी तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। रूपांतरण सीमा न तो कोई नई परपटी का निर्माण है और ना ही विनाश होता है, ठीक है। आगे, रूपांतरण भ्रंश मध्य महासागरीय कटकों के लंबवत पाए जाते हैं। ईस्टर द्वीप के समीप प्लेट प्रवाह की दर सर्वाधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो रूपांतरण सीमा न तो परपटी का निर्माण करती है ना ही विनाश होता है, ये बात बिल्कुल सही है। रूपांतरण भ्रंश महासागरीय कटकों के लंबवत पाए जाते हैं, ये भी बात क्या है? सही है। ईस्टर द्वीप के समीप प्लेट प्रवाह की दर सर्वाधिक है, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सभी सही होंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है 54? उसे देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? ये भूमियाँ मरे और डार्लिंग नदी द्रोणियों में क्या हैं? मरे और डार्लिंग नदी द्रोणियों में क्या हैं? स्थित हैं, ठीक है। दूसरा, प्रेरी घास के मैदान, इस प्रेरी में स्टेपी की अपेक्षा घास लंबी और अधिक होती है, ओके। ठीक है। इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती, सही है। तो अगर हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मरे और डार्लिंग द्रोणी में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रेरी में स्टेपी घास की अपेक्षा अधिक लंबाई होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुरता होती है, ये भी बात सही है। यानी ये 1 2 3 तीनों सही हैं। अब देखते हैं क्या आगे है, कितने ऑप्शन सही हैं? तो तीनों सही हैं, ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या कह रहा है 55? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास के लिए उच्च तापमान एवं हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। 2, अरहर वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। 3, भारत में अरेबिका का सर्वप्रथम उत्पादन चिकमगलुरु स्थित पहाड़ियों में किया गया था, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा उसे बताते हैं। तो यहाँ पर कपास के उच्च तापमान में हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है, सही है। अरहर वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि उर्वरता बनाए रखती है, ये बात क्या है? गलत है। भारत में अरेबिका का सर्वप्रथम उत्पादन चिकमंगलूर की पहाड़ियों में हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। किस पर? 56 पर। क्या कह रहा है 56? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र पवनों का पश्चिमी तट के समानांतर प्रभाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में वृद्धि, वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापीय विलोमता, दक्षिण भारत के पूर्वी जेट प्रवाह का विकास, उपरोक्त में से कितने मानसून विच्छेद के लिए उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पर देखते हैं मानसून विच्छेद के लिए कितने उत्तरदायी हैं।
तो मित्रों मानसूनी वर्षा जब होती है तो जो वर्षे में गैप हो जाता है बीच में अंतराल जो 3 से 1 हफ्ते 15 दिन का, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मानसून विच्छेद बोलते हैं। आर्द्र पवनों का पश्चिमी तट के समानांतर प्रवाह, अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सी बातें सही हैं। दक्षिण भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास, ठीक। तो अगर हम विच्छेदों के बारे में बात करें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान, मानसून विच्छेद, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या का कम हो जाना। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चक्रवातों की संख्या वृद्धि नहीं, चक्रवातों की संख्या में कमी आ जाती है, इसलिए कम होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं। तो आर्द्र पवनें पश्चिमी तट के समानांतर बहती हैं, इसलिए विच्छेद होता है, ये बात सही है। वायुमंडल में तीसरा, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होगा जब वायुमंडल के निम्न संस्तरों में तापमान विलोमतः हो। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास, इससे क्या होता है, तो पूर्वी जेट प्रवाह के विकास से नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून में केवल एक बार एक दिन में वर्षा के होने से 1 या 2 सप्ताह के बीच। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम मानसून दिशा में प्रवेश करता है। मानसून के निर्वर्तन और ऋतु में कार्तिक मास की ऊष्मा की दशा विकसित हो जाती है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय वायु परिसंचरण पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है, बिल्कुल गलत। दक्षिण आपका उत्तर पूर्व होगा। मानसून निर्वर्तन ऋतु में कार्तिक मास में ऊष्मा की दशा का विकसित हो जाती है, ये बात सही है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय वायु संचरण के विपरीत परिसंचरण में प्रभाव डालती हैं, नहीं, परिसंचरण में नहीं डालती हैं, यानी एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है 58, इसे देखते हैं। निम्न प्रसारी प्रस्थान से प्लेटों के दूर हटने की पर नई परपटी का निर्माण होता है। लिथोस्फेरिक प्लेटें मुँह अशांतत्य के नीचे प्रवाहित होती हैं। नजका प्लेट के पूर्व में भूपर्पटी की मोटाई पश्चिम से कम होती है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर बताना है कितने कथन जो हैं सही हैं उसके बारे में। तो ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है 59, उसे देखते हैं। पेंगोंग सो, बाड़ापानी, समोरिरी, लोकटक उपरोक्त में से कितनी लवर झीलों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लवर झीलों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कितने सम्मिलित हैं यहाँ पर लवर झीलों के बारे में बात करें तो मित्रों लवर झीलों पेंगोंग सो, बाड़ाकानी, सोमरू, लोकटक, तो यहाँ पर मीठे झीलें लवर जल से अंतर्गत निर्मित झीलें, लवर जल से अंतर्गत निर्मित झीलें बता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पेंगोंग सो, बाड़ापानी, सुमरेरी और लोकटक में कौन सी लवर झीलें हैं, तो पेंगोंग सो लवर झील है कश्मीर में, सुमरेरी लवर झील है, जबकि बाड़ापानी और लोकटक ये लवर झील नहीं है। तो कितनी हैं, 2 हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60।
प्लेसर निक्षेप में प्रायः जल घर्षण रहित खनिज होते हैं। मैंगनीज ग्रंथियां महासागरीय तली में भी प्रचुरता में पाई जाती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। पलार, ब्रह्माणी, कालिंदी, शरावती उपरोक्त में से कितनी नदियाँ पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं? उपरोक्त में से कितनी नदियाँ पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो यदि हम यहाँ पर बात करें शरावती जो है वो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें भरतपूजा, ठीक है, मांडवी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तो पश्चिमी दिशा की ओर आपकी शरावती प्रवाहित होती है, कालिंदी प्रवाहित होती है, पलार और ब्रह्माणी प्रवाहित नहीं होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62? इसे देखते हैं 62 को हम। जोजिला, बृहद, बनिहाल, पीरपंजाल, फोटुला, जास्कर, खुर्दगला, लद्दाख उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो ये सारे के सारे दर्रे बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63? इसे देखते हैं। पश्चिम भारतीय तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम तटीय मैदान मध्य संकीर्ण लेकिन उत्तर दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं, सही है। उपमहाद्वीपीय शेल्फ चौड़ाई पत्तनों और पोताश्रों के विकास को प्रभावित करती है, ये भी सही है। पुन्नमदकदा कयाल कोंकण तटवर्ती क्षेत्र में स्थित, ये बात सही नहीं है। कोंकण में ये स्थित नहीं है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं, 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। मर्मागोआ, चेन्नई, जेएल, नावा सेवा, मंगलोर कितने प्राकृतिक पत्तन हैं? तो कितने प्राकृतिक पत्तन हैं ये बताना है हम लोगों को। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपके कौन कौन से पत्तन प्राकृतिक हैं? तो JLN यानी जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई के दबाव को कम करने के लिए अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया है और ये विशालतम कंटेनर पत्तन है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक का लोएस के लिए निर्यात के लिए है, ठीक है। और पूर्वी तट में चेन्नई पत्तन जो है वो आपका सबसे पुराने पत्तनों में से एक है, ठीक है। तो आपको बताने हैं यहाँ पर कौन से प्राकृतिक हैं। तो आपका मझगांव, जवाहरलाल नेहरू और मंगलोर, ठीक है। कौन कौन सा है? मर्मागोआ, जवाहरलाल नेहरू और मंगलोर, ये 3 हैं। चेन्नई आपका प्राकृतिक पत्तन नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या है 65? देखते हैं। कोपेन जलवायु निम्नलिखित में बताना है, ठीक है। तो क्या है? अर्ध शुष्क स्टेपी पंजाब में है, सही है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रायद्वीप में है, सही है। ध्रुवीय उत्तराखंड में है, सही है। लघु ग्रीष्म अरुणाचल प्रदेश में, सही, यानी सभी चारों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। जीवों एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधित परितंत्र पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों का योग आवास कहलाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना 1 और ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या है 67? उसे देखते हैं। पारितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रजातियों की संख्या और वितरण को दर्शाता है। किसी पारितंत्र में केवल जैविक कारक पाए जाते हैं। अपघटक उच्च स्तर के मृतकों पर निर्भर होते हैं। पादप एवं जंतुओं का अंतर संबंध बायोम है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो बताना है उपरोक्त में से कौन कौन से सही हैं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें जो आपके प्रजाति संख्या का वितरण को दर्शाता है, सही है।
पारितंत्र में केवल जैविक कारक, ये बात गलत है। अब घटक उच्च स्तर के मृतकों पर निर्भर होते हैं, ये बात सही है। पादप जंतुओं के अंतर संबंध बायोम, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या है? खाद्य श्रृंखला पृथक न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। अन्न पर निर्भर चूहा अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 पर डिपेंड भी है, यानी ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। खाद्य श्रृंखला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? चारण खाद्य श्रृंखला अपरद खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह 10% की वृद्धि होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला में कार्बनिक पदार्थों का घटक होता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है? चारण खाद्य श्रृंखला अपरद खाद्य श्रृंखला से मृत खाद्य श्रृंखलाओं पर निर्भर, गलत। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा पर 10% की कमी आती है, वृद्धि नहीं होती है, ये भी गलत। अपर खाद्य श्रृंखला कार्बन पदार्थों का घटक होती है, ये बात सही है। तो कौन सा सही है? केवल डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है 70? मृदा क्षरण के इस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि और विशेषता, मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम करें मल्च बनाना, क्या है जो होता है मल्च बना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा उर्वर आर्द्रता रुकी रहती है। तीव्र ढलानों में चौड़े समतल सोपान बनाना, बिल्कुल गलत है ये मल्च बनाना। ठीक। वेदिका फॉर्म, जैव पदार्थों को अनावृत भूमि ढांकना, ये भी गलत है। रक्षक मेखला, पवन की गति कम के लिए वृक्षों को कतार में लगाना। ठीक है, तो रक्षक मेखला तटीय प्रदेशों में पवन की गति को कम करने के लिए वृक्षों को कतार में लगाना, ये बात बिल्कुल सही है। इसका ये है और इसका ये है, यानी 2 गलत 1 सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? इसे देखते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ये देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। जैव मंडल में जीवों में एवं पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। यह केवल अपसादी प्रकार का होता है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अपसादी, ये बात गलत लग रही है। गैसीय चक्र के पदार्थ के मुख्य स्रोत वायुमंडल महासागर में हैं, बिल्कुल सही है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप, सही। तो कौन सा गलत है? बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया डीनाइट्रीकरण कहलाती है। अधिकांश जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? बिजली चमकने में अंतरिक्ष विकिरण और नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है, तो बिजली चमकने में ये बात बिल्कुल सही है। नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन बदलने को डीनाइट्रीकरण कहलाती है, ये भी बात बिल्कुल सही। अधिकांश वायुमंडल नाइट्रोजन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जड़ों यानी मिट्टी से ग्रहण करते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पारिस्थितिकी संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समुदाय गतिक साम्यता की अवस्था है, ठीक है। इसे प्रजातियों प्रतिस्पर्धा व सहयोग से होता है। जीवित रहने के लिए संघर्ष पर्यावरण के संतुलन में सहायक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। जैव विविधता और उनकी विशेषताएं बतानी हैं। क्या है जैव विविधता और उनकी विशेषताएं? ये बताना है हमें। अनुवांशिक प्रजातियों का अनेक रूपता, प्रजाति की जीन में विविधता, पारितंत्रीय आवास स्थान में भिन्नता। तो यदि हम अनुवांशिक की बात करें तो जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं अनुवांशिक, ठीक है। तो इसमें क्या है? जीवन निर्माण के लिए जीन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? अनुवांशिक जैव विविधता, ठीक है। प्रजाति के जीन की विविधता,
प्रजाति के जीन की विविधता क्या होगी, आनुवांशिक विविधता होगी। प्रजातीय विविधता प्रजातियों के अनेक रूप बताती है, प्रजातियों के अनेक रूप ये होगा। पारितंत्रीय आवास की भिन्नता, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ऊपर नीचे हैं यानी 2 और 1 गलत हैं, तीसरा कौन है हमारा सही है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कौन सा सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या कह रहा है 75, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव विविधता के पारिस्थितिकी भूमिका के अंतर्गत सम्मिलित है। जैव विविधता की भूमिका के अंतर्गत ये कौन सा है, जल का पोषक तत्व का चक्र का बनाए रखना सही है। वायुमंडलीय गैस स्थिरीकरण ये भी आपका सही है। जलवायु को नियंत्रित करना ये भी सही है। पारितंत्र का अधिक सुभेद्य बनाना ये जैव विविधता को नहीं बनाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। 1, 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण चक्र से संदर्भित है। भौतिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र या गठन चक्र। तो कौन सा है, जैव भू रासायनिक चक्र हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या है 77, इसे समझते हैं। रक्षित संरक्षण की दृष्टि सर्वाधिक मूल्यवान, अवर्गीकृत और अधिक क्षरण की बचाई जाने वाली वन भूमि आरक्षित सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व के लिए अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर मित्रों कोई भी सही सुमेलित नहीं है। रक्षित भूमि संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान, अवर्गीकृत और अधिक क्षरण से बचाई जाने वाली वन भूमि, आरक्षित सरकार और व्यक्तियों के समुदायों के स्वामित्व के सभी प्रकार के बंजर भूमि। तो ये बातें सारी गलत हैं, तो कौन सा युग्म सही है, कोई भी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है 78, उसे देखते हैं। सौर कलंकों की गतिविधियां, पृथ्वी का दोलन, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन, जंगल की आग निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन कारणों में शामिल हैं। तो ये सारे के सारे जलवायु परिवर्तनों के कारण हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है 79, संयुक्त वन प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षित वनों के प्रबंधन पुनर्निर्माण स्थानीय समुदाय की भूमिका को उजागर करता है। ओके, आगे ग्रामीण समुदाय वन विभाग संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, समुदाय विभिन्न स्तरीय लाभ भागीदार हैं। तो संयुक्त वन प्रबंधन में ये तीनों बातें क्या हैं, सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। पारितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व का उत्पादन कर देती है। महासागरों की उत्पादकता पृथ्वी के धरातल से अधिक होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से केवल ए सही, बी गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है 81, अपघटन प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम बताइए। ह्यूमस भवन, खंडन, निक्षालन, खनिज भवन या अपचयन। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो खंडन होगा, ठीक है, फिर आपका निक्षालन होगा, फिर आपका अगर हम बात करें अपचयन होगा, और फिर आपका ह्यूमस भवन, फिर और आपका खनिज भवन, यानी 2 3 5 1 4 2 3 यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है, निम्नलिखित में कौन सी झील द्वितीय पोषण स्तर से संदर्भित है। पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, नितलक या मछलियाँ। तो प्राणी प्लवक आपकी द्वितीय पोषण स्तर से संदर्भित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण को ग्रहण करते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा, सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या कह रहा है, पोषण स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोषण, प्रत्येक पोषण स्तर के जीव ऊर्जा के लिए उच्च पोषण स्तर पर निर्भर होता है। एक प्रजातीय के जैव मात्रा को ताजे और शुष्क भार के रूप में कार्य व्यक्त करते हैं। जलीय परितंत्र में निम्न
से उच्च पोषण ऊर्जा का प्रवाह 10% अधिक होता है, उत्तरोत्तर पोषण में ऊर्जा का मात्रा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में बताया गया है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में, तो कौन सी बात यहाँ पर सही है? तो केवल दूसरी बात सही, बाकी ये तीनों क्या हैं? गलत हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या कह रहा है 85? पारिस्थितिकी पिरामिड में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पिरामिड आधार प्रतिनिधित्व प्राथमिक उत्पादकता पर निर्भर है। गलत। समुद्र में जैव मात्रा पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं। सही। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है। सही है, ये ऊर्जा पिरामिड होता है, ये समुद्री पिरामिड होते हैं, यानी 2 और 3 सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है 86? देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी अनुक्रमण में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और बताइए क्या कह रहा है कि क्षेत्र में प्रजाति संरचना उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। बिल्कुल सही है। एक पारिस्थितिक निश्चित क्षेत्र में सफलता पूर्वक निर्मित होने वाले समुदाय को संपूर्ण क्रमक कहते हैं। नहीं, ये बात गलत है। प्राथमिक अनुक्रमण, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत लाइकेन चट्टानों को पिघलाने की अम्ल स्राव करते हैं। सही है। प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीय अनुक्रमण की अपेक्षा तेज होता है। नहीं, प्राथमिक अनुक्रमण तेज होता है, द्वितीय अनुक्रमण धीमा होता है और द्वितीय तेज होता है। तो कौन सा नहीं है? यही गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। पारितंत्र सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवाओं के रूप में जाना जाता है। कार्बन स्थिरीकरण, फसलों के परागण और पोषक को चक्रित करना सेवाओं में शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो ये दोनों बातें क्या हैं? सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या कह रहा है 88? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जैव विविधता बढ़ती है। अधिक जातीय वाला समुदाय कम जातियों वाले समुदाय से ज़्यादा स्थिर होता है। ठीक है। जैव विविधता की वृद्धि, उत्पादकता घटती है। तो यहाँ पर यदि बात करें कौन सा सही है? भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता बढ़ती, बिल्कुल नहीं, जैव विविधता घटती है। ये बात क्या हो जाएगी? गलत। अधिक जातियों वाला समुदाय कम जातियों वाले समुदाय से ज़्यादा स्थिर होता है। ये बात सही है। जैव विविधता की वृद्धि से उत्पादकता घटती है। नहीं, उत्पादकता बढ़ती है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या कह रहा है 89? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता के कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमनद अधिकता, कम मौसमी परिवर्तन, सौर ऊर्जा की प्रचुरता। उपयुक्त कारकों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन के बाद में बात करें 2 और 3 सही हैं, 1 हमारा गलत, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है? निम्नलिखित में कौन जैव विविधता की क्षति का कारण है? आवास क्षति, विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता। तो कौन सा कूट सही है यहाँ पर? तो ये चारों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या कह रहा है 91? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलाशयों में शैवाल प्रस्फुटन जल की गुणवत्ता की वृद्धि करता है। जैव आर्द्रता, क्रमिक पोषक स्तर पर अभिषाक्त सांद्रता में वृद्धि होती है। सुपोषण झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाता है। जल कुंभी को आंतक कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला गलत, बाकी ये तीनों क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है 92?
उत्प्रेरक परिवर्तक, स्थिर वैद्युत अविक्षेपित, कर्णमरफ, कणकीय पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, उच्च सौर स्तर, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उत्प्रेरक परिवर्तक, कणकीय पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, उच्च सौर स्तर, कितने युग्म सही सुमेलित हैं, इस पर बात करते हैं। तो उत्प्रेरक परिवर्तक एक वाहन उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण है जो रेडॉक्स प्रक्रिया यानी ऑक्सीकरण की कमी को उत्प्रेरित करता है। तो यानी ये सही सुमेलित नहीं है। दूसरा, स्थिर वैद्युत अपेक्षित की बात अगर हम करें तो स्थिर वैद्युत कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी सही सुमेलित नहीं है। कर्णमर्क, उच्च सौर स्तर, ये सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा द्वारा फास्फोरस का निवेश कार्बन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय नगण्य है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो पहला जो है गलत, जबकि दूसरा सही, यानी ऑप्शन बी है हमारा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या है 94? उसे देखते हैं। मृदा उर्वरता ह्रास, अपरदन, मृदा अपकर्षण, मृदा आवरण ह्रास, परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने सही हैं यहाँ पर, तो मृदा उर्वरता ह्रास, मृदा अपरदन होता है, ये बात गलत है। मृदा अपकर्षण, मृदा आवरण का ह्रास होता है, ये भी गलत है। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है, ये बात सही है। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्या कह रहा है 95? उसे देखते हैं। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 99% 32 किलोमीटर की ऊंचाई बिल्कुल सही है। धूल के कणों में सबसे अधिक जमाव उपोष्ण प्रदेश में होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ बढ़ती है, बिल्कुल गलत। ओजोन 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, ये भी बात बिल्कुल गलत। तो कितने सही हैं? केवल 1 और 2 सही। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। जीव मंडल निश्चय प्रमुख उद्देश्यों के संरक्षण में बताइए। जैव विविधता परितंत्र का संचरण सही है। पर्यावरण के विकास का संतुलन, ये भी सही है। देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये भी सही, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या है 97? निम्नलिखित युग्मों पर बताइए। क्या है बताना, इसे जरा देखिए। जीव मंडल, नंदा देवी, शेर पूंछ वाला बंदर। शेर की पूंछ वाला बंदर नंदा देवी में पाया जाता है मित्रों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें नंदा देवी के बारे में तो जैव मंडल कौन सा सही सुमेलित है? शेर का पूंछ वाला बंदर केवल उजाले के दौरान सक्रिय रहता है, वर्षा वन वातावरण में शामिल है, यूनेस्को लुप्तप्राय में रूप में वर्गीकृत है। कस्तूरी मृग एशिया खेलकर हिमालय के रूप में कम खुलीदार में होता है, तो ये नहीं सही है। ठीक है, सुंदरबन इसके लिए नहीं जाना जाता है, नंदा देवी फूलों के लिए जाना जाता है, यानी एक भी सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या कह रहा है 98? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विश्व पर्यटन में शामिल है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें विश्व पर्यटन में केवल एक ही शामिल है और वो है आपका सिमलीपाल, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। निम्नलिखित में से कौन पहला जीव मंडल निश्चय है? ऑप्शन ए, इसमें बंदरीपुर वायनाड क्षेत्र में शामिल है। ठीक है। शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन प्रमुख विशेषता यह तैर निवास स्थान है। तो ये किस जैव मंडल के बारे में बात की है? नीलगिरी के बारे में बात की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है? सामाजिक वानिकी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये? कि इसका उद्देश्य पर्यावरणीय और सामाजिक ग्रामीण विकास में सहायता है, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर पर वायु आयोग ने इसे शहरी निर्माण ग्राम वानिकी में विभाजित किया, ये भी सही है। ग्राम वानिकी कृषि और समुदाय वानिकी को बढ़ावा देता है, ये भी सही, यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा सही? सी जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 2 सॉल्व किया है, शेष भी अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही
जो हमने क्वेश्चन इस हफ्ते के कलेक्ट किए हैं यानी 1 मार्च टू 10 मार्च, वो शीघ्र ही अपलोड कर दिए जाएंगे, आज ही या संभवतः कल। तो आप उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके आगामी करंट के क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसके साथ ही हमारा सिनेरियो IAS जो IAS पर बेस्ड है सीधा, और सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस और उसके सिलेबस संबंधी सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पे प्राप्त होंगी। तो आप उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और करिए। थैंक यू। जय हिंद।